चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चार की वार में सबसे पहले बात होगी नूह की, क्योंकि नजरें आज सभी की नूह पर टिकी हैं, जहां ब्रजमंडल यात्रा के बीच में पारा हाई हो गया। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। लेकिन अंदर की क्या खबर है ये आपको दिखाएगा सिर्फ भारत 24। लेकिन अगली खबर बताएंगे आपको प्रिया सिन्हा। देखिए, मैं आपको बताऊंगी मिशन रोजगार के बारे में। वो मिशन जिसके तहत मोदी सरकार ने रोजगार मेला लगाया। एक साथ 51,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का तोहफा दिया गया। तो साथ ही योगी सरकार के बारे में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, ये भी मैं आप तक जानकारी पहुंचाऊंगी। लेकिन उससे पहले रुख करेंगे महिमा सिंह कंवर का। देखिए, बात यहाँ पर विवादों की भी होगी, क्योंकि सौम्य प्रसाद मौर्य यानी कि समाजवादी पार्टी के महासचिव सौम्य प्रसाद, अब उनकी तरफ से क्या टिप्पणी की गई वो आपको बताने वाले हैं। इन्होंने हिंदू धर्म पर एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी। सनातन पर स्वामी के बोल पर आखिर क्यों संग्राम छिड़ चुका है, इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे आयुष। और चार की बार में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नए कीर्तिमान का जिक्र भी होगा। बताएंगे आपको कि नीरज चोपड़ा ने फिर से एक बार देश का नाम कैसे रोशन किया, किस तरह भारत का डंका एक बार फिर उन्होंने बजाया है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी पूजा। चलिए, इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2 सितंबर को लॉन्च होगा आदित्य L1। सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब सूरज की तरफ होगी निगाह। आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी श्रीहरिकोटा से लगभग 11 बजे का वक्त होगा और ये 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। इसरो ने ट्वीट कर बाकायदा इस बात की जानकारी दी। 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी और उसके बाद में सूरज पर भी होगा हमारा कदम। और सूरज पर क्या है खास, किस तरह से वहां से जो किरणें आ रही हैं या वहां का जो भी इफेक्ट अर्थ पर पड़ रहा है, उस इफेक्ट को पहले से ही भांपकर बचने की कोशिशें तमाम की जाएंगी। यही रहेगा आदित्य L1 का मकसद। 2 सितंबर को L1 की लॉन्चिंग होगी। आदित्य L1 लॉन्च होगा 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होगी। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब रुख करेंगे सूरज का। 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है। सुबह 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2 सितंबर को लॉन्चिंग होगी आदित्य L1 की। 11:50 का वक्त होगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होगी। सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। और सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की, जहां पर चल रहा है भारत 24 का कॉन्क्लेव, जहां पर बात हो रही है न्यू विजन की। किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं है। लेकिन हमारी समझ भी साफ है और शरद पवार जी की समझ भी बिल्कुल साफ है। जी, जगदीश चंद्रा जी इस वक्त हमारे बीच आ चुके हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका और इस चर्चा को भी आगे बढ़ाती हूँ। जगदीश जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उत्तराखंड की धरती पे। आपका पुनः आगमन हमारे लिए शुभ हो। सर, लेकिन अभी आपने शरद पवार की तो बात कर ली, लेकिन अजित पवार का नाम आपने एक भी बार नहीं लिया। लेकिन शरद पवार के बारे में आपने कहा जो लोग शरद पवार को जानते हैं वो लोग ये भी जानते हैं कि शरद पवार क्या सोच रहे हैं, ये समझ पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। मैं सड़े हुए आलू का जिक्र नहीं करता। वो सड़े हुए आलू हैं। अजीत पवार हों, छगन भुजबल हों, जो लोग डर करके CBI, ED, इनकम टैक्स आदि से परेशान होकर के हथियार डाल के लड़ाई के वीर से, तो उनका जिक्र क्यों करना है? हम तो जिक्र उनका करेंगे जो रण क्षेत्र में खड़े हैं। इतिहास वो लोग बनाते हैं जो लोग रण क्षेत्र में खड़े रहते हैं और हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अजीत पवार तो पीठ दिखा करके भाग गए। भाग गए अजीत पवार, आप कह रहे हैं? भाग गए और वो वापस उनकी घर वापसी नहीं होगी। उनकी शरण में चले गए। भाई, जिस व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री से बड़ा तो एनडीए का कोई व्यक्ति है नहीं, और प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से ललकार करके कहा कि ये भ्रष्ट हैं और नाम लेकर के कहा भ्रष्ट हैं। और भ्रष्ट बताने के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा जादू किया कि वो भ्रष्ट जो है बिल्कुल स्वच्छ हो गए और वो उनकी पार्टी के गठबंधन में साथ आ गए। मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि अजित पवार के सारे पाप धुल गए, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, लेकिन आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो तो भाजपा में, जब तक आप भाजपा से बाहर हैं तो आप जो है गंदे हैं, भ्रष्ट हैं, सब कुछ हैं। और जैसे आप भाजपा के नजदीक आते हैं तो आप जो है बिल्कुल गंगा जल से धुले हुए, क्या पवित्र सारे तीर्थों के जल से धुले हुए हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं।
उनको स्वीकार हो आपने जाते सर हैं। एक बड़ी आप मजेदार अभी बात कही। पूरे देश के अंदर जी। देख लीजिए आप, जो है हमारे दोस्त हैं असम के मुख्यमंत्री शर्मा से लेकर के, उनको सबसे भ्रष्ट बताते थे तरुण गोगोई सरकार के अंदर, लेकिन आज उनके मुख्यमंत्री हैं। तो ये भाजपा का सगल है कि विपक्ष के लोगों को बदनाम करो, उन पर आक्रमण करो, और यदि उनके साथ आ जाओ तो फिर आप उनके दिले बहार हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग रण क्षेत्र में डटे रहते हैं, असली लड़ाई वही लड़ते हैं। मेरा सवाल यह है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या राहुल गांधी का चेहरा होगा? दूसरा सवाल, पार्टी राहुल गांधी का चेहरा डिक्लेयर करने से झिझक क्यों रही है? तीसरी बात, क्या आपको इस बात का डर है कि अगर आपने राहुल गांधी का नाम डिक्लेयर कर दिया तो 2019 जैसा हाल ना हो जाए? राहुल गांधी हमारे नेता हैं और देश भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को अपना। तो देहरादून से आप देख रहे थे विजन ऑफ न्यू उत्तराखंड और इसमें आपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी सुना। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर नूह से है। शांतिपूर्ण तरीके से 51 लोगों ने शोभा यात्रा यहां पर निकाली। नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया गया। विश्व हिंदू परिषद नेता आलोक कुमार ने जलाभिषेक किया, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो कि वहां पर पहुंचे। जलाभिषेक यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता भी नजर आई। वक्फ बोर्ड प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन भी इसमें शामिल हुए। साधु संतों के साथ चौधरी जाकिर हुसैन ने जलाभिषेक किया और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। ये उन लोगों के लिए एक संदेश भी है जो कि नफरत फैलाने का काम करते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर एक मंच पर आए और साधु संतों के साथ उन्होंने जलाभिषेक किया। नलहरेश्वर नहीं है, नल्हेश्वरी में। चौधरी जाकिर हुसैन ने यहाँ पर जलाभिषेक किया है। इस वक्त की बड़ी खबर। और नूह से हम आपको बताते चले कि 51 लोगों को इजाजत दी गई थी, जिसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से जलाभिषेक यहाँ पर किया गया। ग्रुप मोबिलाइजेशन है, ग्रुप मूवमेंट है जो न सिर्फ हरियाणा के अलग क्षेत्रों से बल्कि यूपी राजस्थान से भी हमारे पास जो सोशल मीडिया से जो हमारे इनपुट थे कि एक ग्रुप आकर के यहाँ पे हो सकता था, स्थिति खराब कर सकता था किसी भी जगह से आके, उसको देखते हुए हमने बाहरी लोगों के आने पे रोक लगाई। जो लोकल पूरी तरह अलाउ थे। लोकल तो हर संडे मंडे को आ रहे हैं, आज भी आए, सुबह से 4:30 बजे से आ रहे हैं रेगुलर। वो पिछले मतलब वो लोकल तो कभी रुके ही नहीं, उनको कभी एक नंबर बता दीजिए जो आउटसाइडर्स को, जो बाहर के लोगों को जिनको अलाउ किया है स्पेशल उस पे। देखिए मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि ये आज के जलाभिषेक का कार्यक्रम लोकल लोगों के, स्थानीय लोगों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। बाहर से हमारे जो आरएसएस प्रमुख हैं आलोक जी और जो धर्मदेव जी हैं, उनका आग्रह था कि उनको भी जलाभिषेक करना है। उनके साथ कुछ साधु संत थे, मेरे ख्याल से अगर मैं कुल संख्या देखूँ तो 10-12 की होगी, क्योंकि उनकी जलाभिषेक की इच्छा थी और जलाभिषेक के लिए कोई हमने किसी को मना नहीं किया था। एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, तो उनकी जलाभिषेक की इच्छा थी तो उन्होंने आकर के जलाभिषेक किया है। इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। वकील विनीत जिंदल ने शिकायत दी है। स्वामी ने हिंदू धर्म पर टिप्पणी की थी। वहीं देश भर में आज रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और 51,000 से ज्यादा युवाओं को आज दरअसल रोजगार का तोहफा मिला। इसी के साथ रोजगार के रास्ते पर देश ने एक बड़ा कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों 51,000 से ज्यादा युवाओं को बेहतर भविष्य का तोहफा दिया। देश के लिए 8वां रोजगार मेला था। 51,106 युवाओं के लिए खुशी का खास मौका। 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अकेले इस इंडस्ट्री से 13 से 14 करोड़ लोगों को नए रोजगार की संभावना बढ़ने वाली है। कि भारत का विकास सिर्फ नंबर की रेस नहीं है, इस विकास का भारत के हर नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। 8वें रोजगार मेले पर हुए कार्यक्रम में
पीएम मोदी ने भारत में रोजगार की स्थिति में आते बदलाव का भी जिक्र किया। इस बीच वक्त के साथ बदलती उत्तर प्रदेश की तस्वीर की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने कर डाली। वो उत्तर प्रदेश जो कभी अपराध के लिए जाना जाता था, उसकी बदली हुई तस्वीर की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की और प्रदेश में बढ़ते निवेश का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मच गया है बवाल। दिल्ली पुलिस को अब एक शिकायत मिली है। वकील विनीत जिंदल ने यह शिकायत की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी की, जिस टिप्पणी के बाद में अब लगातार देखिए उनकी आलोचना शुरू हो चुकी है। इस बीच वकील विनीत जिंदल ने शिकायत पुलिस को दी है। दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है। स्वामी ने हिंदू धर्म पर टिप्पणी की है, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने हिंदू के अस्तित्व पर ही सवाल दाग दिया और कहा कि हिंदू जैसा कुछ है ही नहीं। हिंदू धर्म पर इतनी बड़ी टिप्पणी की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि ऐसे में उनकी आलोचना शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ शिकायतों का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है और शिकायत देते हुए वकील विनीत जिंदल की ओर से भी कहा गया है कि कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और क्या बयान था, जरा वो सुनिए। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। और इस बयान पर पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने निशाना साधा नेताओं के जहरीले बयान बनाएंगे सपा को समाप्तवादी पार्टी, समस्याओं का समाधान सबका विकास से होगा, ये उन्होंने कहा है। तो इस पूरे मसले पर लगातार बीजेपी सवाल पूछ रही है और सीधे तौर पर निशाने पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि इस मसले पर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री यूपी, जिन्होंने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है और ये कहा कि सभी समस्याओं का जो समाधान है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास रूपी महामंत्र से होगा। इनके नेताओं के जहरीले बयान इनको बताएंगे और ये समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। उधर डिंपल यादव ने भी लगातार आपको बता दें कि टिप्पणी की है, सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता, डिंपल यादव की तरफ से कहा गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट पर। फिलहाल डिंपल यादव का स्टेटमेंट अब सामने आया है, हम हिंदू हैं, और उन्होंने इस बाबत ये भी कहा है कि सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता। आयुष बिल्कुल, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद अखिलेश यादव की पत्नी, उनका बयान और स्वामी प्रसाद का बयान विरोधाभास दिखाता है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में दो धुरियां दिख रही हैं। सपा सांसद हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। और मुझे खुशी है अगर उन्हें। और भाई देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर जमकर विवाद हो चुका है, विवाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पर अब निशाना साधा है। सुनाते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरह के बयान देते हैं उसके पीछे सपा की एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह अखिलेश यादव अपने इस तरह से हिंदू धर्म पर हमला करा रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें सामने आना चाहिए और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कभी उनकी पत्नी कहती है कि मैं हिंदू हूं, उनके
एक विधायक मनोज पांडे कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अनर्गल बयान दे रहे हैं, और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का बयान जो जारी होता है उसके पीछे अखिलेश यादव की सहमति है। मुझे लगता है अखिलेश यादव को लगातार हिंदू धर्म पे जो हमला उनकी तरफ से हो रहा है उस पर विचार करना चाहिए, सामने आना चाहिए और अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। 2024 के चुनाव को लेकर इस तरह का रवैया, कभी वो हिंदू बने, कभी वो मुसलमान, कभी वो बौद्ध, मुझे लगता है जो वोटर है वो सबसे समझदार है। लगातार 4 चुनाव में हारते रहे और अगले चुनाव में भी अगर इसी तरह हिंदू धर्म पर हमला स्वामी प्रसाद मौर्य की पीठ के पीछे से करवाते रहे तो आगे भी उनका यही हश्र होने वाला है। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून भारत 24 के कॉन्क्लेव में, जहां बढ़ते उभरते उत्तराखंड की बात हो रही है। और जो हमारी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो हमारे देश को मजबूत बनाती हैं, एक राष्ट्र के रूप में पिरो करके रखती हैं और उसको एक आगे ले जाती हैं। जी। तो हम एक लोकतांत्रिक जीवन जी रहे हैं, अच्छी बात है। तो जी, लोकतंत्र की खूबसूरती की आपने बात की और साथ ही ये भी कि किस तरीके से हम सक्सेस पा रहे हैं, और आपकी तारीफ मुझे करनी होगी, बहुत ही अच्छे से आपने बचते हुए राजनीति पर कोई भी टिप्पणी किसी से भी जुड़ी नहीं की है। थैंक यू सो मच सर, बैठे बताएं। थैंक यू सो मच तिवारी जी, थैंक यू सो मच फॉर द लवली सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज एक बार तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि ये सेशन क्योंकि समाप्त हो चुका है, जरा हौसला अफजाई कीजिए। थैंक यू सो मच। और कोटा से इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, छात्रों की आत्महत्या को लेकर फैसला लिया गया है। नियमित टेस्ट पर रोक लगाई गई है। कोचिंग संस्थानों को निर्देश जारी किए गए, अगले 2 महीने के लिए यह रोक लगाई गई है। कोटा के कलेक्टर ने कोचिंग संस्थानों को यह निर्देश जारी किया। जो रेगुलर टेस्टिंग हुआ करती थी उस रेगुलर टेस्टिंग को फिलहाल रोक दिया गया। नियमित जो टेस्ट हो रहे थे उस पर रोक लगा दी गई है। कोटा में जो लगातार बढ़ती आत्महत्या के मामले थे, कोटा जहां पर जो बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे थे उनके सुसाइड अटेम्प्ट के चांसेस और जो आंकड़े थे वो दोनों ही लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। छात्रों की आत्महत्या को लेकर यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत जो नियमित टेस्ट बच्चों के हो रहे थे उन नियमित टेस्ट पर रोक लगा दी गई है। कोचिंग संस्थानों को निर्देश जारी किया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त, छात्रों की आत्महत्या को लेकर फैसला लिया गया है। कोटा में देखिए लगातार जो सुसाइड के मामले थे वो बढ़ते जा रहे थे। जो छात्र वहां पर परीक्षा की तैयारी के लिए पहुंच रहे थे उनकी आत्महत्या के मामलों को देखते हुए हाल ही में अभी आपको याद भी होगा कि किस तरीके से वहां पर एक नई टेक्निक का इस्तेमाल भी किया गया था, जिसके जरिए अगर कोई पंखे पर फांसी का फंदा लगाता भी है तो ऐसे में वो डिवाइस उन बच्चों को वहीं पर ही रोक पाने में कामयाब होगी। और अब एक और कदम उठाया गया, अगले 2 महीने के लिए जो रेगुलर टेस्ट हो रहे थे उस पर रोक लगा दी गई है। 2024 के चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने INDI यानी इंडिया नाम से अपना गठबंधन खड़ा किया है। अब ये मोर्चा तो बन गया, लेकिन इस मोर्चे में चेहरा कौन होने वाला है, किसका क्या रोल होगा, गठबंधन का चेहरा कौन बनेगा? ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के बीच अब गठबंधन के संयोजक की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयोजक के सवाल पर एक तरफ से अपना पल्ला झाड़ लिया है। रिपोर्ट देखिए। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान ने कई कयासों पर लगाम लगा दी। अब तक माना जा रहा था कि विपक्ष के गठबंधन में संयोजक का रोल नीतीश कुमार अदा करेंगे, लेकिन मुंबई में होने वाली बैठक से पहले नीतीश कुमार ने बयान देकर हर कयास पर एक तरह से विराम लगा दिया। मुंबई में होने वाली विपक्ष के गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे। सवाल हुआ कि गठबंधन में संयोजक की जिम्मेदारी निभाएंगे क्या? जवाब क्या आया, देखिए। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। सर, एक सवाल है। विपक्ष का गठबंधन अभी तक चेहरे की तलाश कर रहा है। पीएम पद की दावेदारी कौन करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच संयोजक को लेकर भी चेहरे की तलाश जारी है। नीतीश कुमार की मर्जी तो आपने सुन ली, लेकिन तेजस्वी यादव भी कमोबेश कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं। नहीं, अभी तो बैठक तो हुई है जो बैंगलोर में हुई थी, उसमें तो यही था ना भाई, अगला जो बैठक होगी बॉम्बे में होगी और कुछ एजेंडों पे जो है वो बातचीत होगी। सब लोग जो लोग गए हैं वो लोग तो जुटेंगे और आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती है, उसमें कहाँ कोई बात है। और आगे जो बैठक होगा सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे। वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना।
2024 के चुनाव के लिए विपक्ष का गठबंधन तो तैयार हो गया, लेकिन गठबंधन में जिम्मेदारियों को लेकर मारामारी अब भी जारी है। अब गठबंधन में कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा, इस सस्पेंस के बीच बीजेपी और उसके सहयोगी विपक्ष को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। गठबंधन में जिम्मेदारियों को लेकर अब कंफ्यूजन क्लियर है। अब तक उम्मीद थी कि नीतीश संयोजक की कमान संभालेंगे, लेकिन नीतीश ने अपना रुख ही बता दिया। अब सवाल है कि मोदी का मुकाबला करने उतरे विपक्ष की रणनीति होगी क्या, बैठकों से क्या हल निकलने वाला है, किसके चेहरे पर मुहर लगाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चंद्रयान 3 की खुशी की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी कि हिंदुस्तान के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने देशवासियों को एक और जश्न का मौका दे दिया। पानीपत के छोरे ने एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में 88.17 मीटर का भाला फेंककर भारत को ऐतिहासिक गोल्ड दिलवा दिया। और देखिए, इसी को लेकर लगातार देश भर में इस वक्त खुशी का माहौल है और आपने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री ने भी उनको बधाई दी है। और इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तो किया ही, साथ ही एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। भारत ने पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान को नीरज पर नाज, फिर रच दिया इतिहास। टोक्यो टू हंगरी, जैवलिन में गोल्डन बॉय का जलवा। .88.17 मीटर फेंका भाला, नीरज ने इतिहास बदल डाला। ये वो जीत का पल है जब बुडापेस्ट की धरती पर हिंदुस्तान के लाल ने कमाल कर दिया। बीती रात जब आधा भारत सो रहा था तो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। 88.17 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। नीरज ने पहली कोशिश फाउल होने के बाद दूसरे राउंड में अपना बेस्ट किया। उन्होंने पिछले साल यूजिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, जिसे उन्होंने इस बार गोल्ड में बदल दिया। चोपड़ा ने फाउल के साथ शुरू किया, लेकिन दूसरे प्रयास में जो बढ़त बनाई वो अंत तक कायम रही। उन्होंने अपना बेस्ट थ्रो करने के बाद भाले की ओर देखा तक नहीं। पाकिस्तान के अरशद नदीम को पटकनी देकर नीरज चोपड़ा ने ये कामयाबी हासिल की। भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। हर बड़ी चैंपियनशिप और इवेंट में मेडल्स जीतने की आदत बना चुके नीरज चोपड़ा ने वो उपलब्धि भी हासिल कर ली जो इससे पहले भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। नीरज एक साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों का गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इसके साथ ही नीरज वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 2 मेडल्स जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। अपने छोरे का कमाल देखकर पानीपत में नीरज का परिवार जश्न मना रहा है। ऐतिहासिक जीत से गांव खंडरा में खुशी का माहौल है। ये हमारे पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। पूरा देश खुशियां मना रहा है और ये पूरे देश के लिए बड़ा गौरवशाली पल है। हमारा बरसों पुराना सपना पूरा हुआ। अच्छा लगा जो घबराहट सा तो हो रहा था अभी। ये तो जितने वाला कौन सा है भी उन हार जीत तो वही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नीरज चोपड़ा को उनकी कामयाबी पर बधाई दी गई। पीएम ने एक्स पर लिखा कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई और शुभकामनाएं दी। सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई। एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स ने। स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीतना, और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, चैंपियन लीग टाइटल हो,
अंडर-20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि न केवल नीरज बल्कि पहले 6 खिलाड़ियों में हमारे 3 खिलाड़ियों का नाम आया है। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन नीता अंबानी ने भी नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। नीरज ने विश्व एथलेटिक्स के मंच पर तिरंगा फहराया है। नया इंडिया जीतना जानता है। नीरज चोपड़ा ने अपने बेहतरीन खेल से इसे बार बार साबित किया है। हिंदुस्तान के इस बाहुबली खिलाड़ी ने कामयाबी की ऐसी लकीर खींच दी है जिसे तोड़ पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और एक बार फिर से आपको सीधे ले चल रहे हैं देहरादून में, जहां पर चला भारत 24 का कॉन्क्लेव। देश की राजनीति को समझने में बहुत मतलब गहराई से समझता हूं। और मुझे याद है कि रज्जू भैया संघ के संचालक थे जब मैंने 96 में बीजेपी छोड़ी, तो मुझे कलराज मिश्र जी और सब लोगों ने बुलाया। नोएडा गाजियाबाद में मीटिंग थी संघ की, और मुझसे कहा भाई आप पार्टी में वापस आ जाओ। तो मैं जब वहां से हम मेरठ आ रहे थे तो प्रांत प्रचारक आरएसएस के और संगठन मंत्री कमलेश जी, उन सब लोगों ने कहा भाई आप अपने गनर और उसको दूसरी गाड़ी में भेज दो और हम आप गाड़ी चलाओ और एक गाड़ी में आते हैं। कहले हमारे लिए एक सीट महत्वपूर्ण है देश की। तो मैंने जी कहां सरकार आ रही है आपकी? आप तो 160 और 165 सीटों के बीच में आ रहे हो। मैं वापस नहीं गया बीजेपी में, लेकिन जब 162 सीटें आई भाजपा की, तो संगठन मंत्री जी ने और कलराज मिश्र जी ने, माननीय ओम प्रकाश जी ने, प्राण प्रचारक जी ने, स्पेशली गढ़वाल आए और उन्होंने मुझसे कहा भाई यार तुम्हारा आइडिया इतना सटीक कैसे हो सकता है। ऐसे जब दिल्ली में पहली बार शीला दीक्षित सरकार में आई